नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोचित्र कथा की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चालाक चिड़िया और मूर्ख बिरजू। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। बिरजू अपने 5 भाइयों में सबसे छोटा था और उनकी आंख का तारा था। सारे भाई उसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन अपनी 5 भाभीियों को वो एक आंख ना भाता था। हूँ, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। सारा दिन इसी प्रकार बैठे बैठे चरपाई तोड़ता रहता है। अरे, इसे भला काम करने की क्या ज़रूरत है? काम करने के लिए तो इसके 5 हट्टे कट्टे भाई ही बहुत हैं। तुम ठीक कह रही हो दीदी। जिसके बीते यूं वो खेती करे क्यों? पता नहीं कब इस मुस्टंडे से छुटकारा मिलेगा। बिरजू भाभीियों की बात सुनता और मुस्कुराकर रह जाता। भगवान, तूने मुझे कैसी तेज तर्रार भाभियाँ दी हैं। भगवान ही बचाए इनके व्यंग बाणों से। बिरजू वास्तव में कोई काम नहीं करता था। वो जन्म से ही कुछ मंद बुद्धि का था, इसलिए उसके 5 भाई उसका विशेष ख्याल रखते थे और उसे कुछ नहीं करने देते थे। उसके 5 भाई दिन रात खेतों में बदन तोड़ मेहनत करते थे, तब जाकर परिवार का गुजारा होता था। एक दिन जब सुबह सुबह खाने की पोटलियां लेकर उसके 5 भाई खेतों पर जाने के लिए घर से निकले। भाइयों, आज भाभीियों ने भोजन की पोटलियां में क्या क्या बांधा है? बिरजू, आज तो तेरी भाभी ने रोटियों के साथ साथ मोतीचूर के लड्डू भी बांधे हैं। अच्छा, तब तो 5 भाई अपनी अपनी पोटलियों में से एक एक लड्डू निकालकर मुझे देते जाओ। बिरजू, मैं जानता हूँ तुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, कहकर सरजू ने अपनी खाने की पोटली खोली और पोटली में से एक लड्डू निकालकर बिरजू को दे दिया। बाकी 4 भाइयों ने भी बिरजू को एक एक लड्डू दिया और 5 वहाँ से चले गए। उसकी 5 भाभियाँ दरवाजे के पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। देखा तुमने, हम सबके पति किस प्रकार एक एक लड्डू निकालकर अपने लाडले भाई को दे गए हैं। हमारे पतियों ने ही इस निखट्टू को सिर पर चढ़ा रखा है, वरना मैं तो एक दिन में इस निखट्टू को घर से निकालकर बाहर कर देती। आहा, लड्डुओं से कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है। इससे पहले कि मेरी भाभियाँ इस बात को जाने कि मैंने भाइयों के खाने की पोटली में से एक एक लड्डू लिया है, मुझे जल्दी से ये लड्डू खा लेने चाहिए। यही सोचकर लड्डू उठाने के लिए जैसे उसने लड्डुओं की ओर हाथ बढ़ाया, अरे, लड्डुओं पर यह अचानक मक्खियाँ कहाँ से आ गईं? पहले इन मक्खियों को उड़ा दूं, फिर लड्डू खाऊंगा। ये सोच, हटो हटो मक्खियों, उड़ जाओ। लेकिन बिरजू की बात का मक्खियों पर कोई असर नहीं हुआ और वे आराम से लड्डुओं पर पहले की तरह बैठी रहीं। ये देखकर बिरजू को क्रोध आ गया। मक्खियों, तुम्हारी ये मजाल! मेरी बात को टालकर तुम यहाँ से भागे नहीं। ठहरो, मैं तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। अगले ही पल ढिसुम, बिरजू के घोंसे के एक ही वार से कुछ मक्खियाँ तो उड़ गई और कुछ मक्खियाँ मर गईं। बिरजू ने मरी हुई मक्खियों को गिना। एक ही घोंसे में पूरी 10 मक्खियाँ मर गईं। ये तो बड़ी ही बहादुरी की बात हुई। इसका मतलब है मैं बहुत ही बलशाली हूँ, जो घोंसे के एक ही वार में 10 मक्खियों को धराशायी कर दिया। ये सोचकर बिरजू का सीना गर्व से फूल उठा। तभी वहाँ बिरजू की 5 भाभियाँ दंदनाती हुई आई। क्यों रे बिरजू, तूने हमारे बनाए लड्डुओं को घूसा मारकर इस तरह क्यों तोड़ दिया? मुफ्त में खाने को मिल गए थे ना बेचारे को। हमारे बनाए लड्डुओं की ये बेकदरी तुम देख नहीं रही हो? मैंने एक ही घूसे में 10 मक्खियों को मार गिराया है। मुझे शाबाशी देने से तो रही, उल्टा डांट रही हो। मेरी मिट्टी के शेर, जिंदगी मक्खियाँ मारने से नहीं बल्कि कुछ काम धाम एवं मेहनत करने से कटेगी। इन सब बातों को छोड़कर तू कोई काम क्यों नहीं करता? दीदी, इस मुस्टंडे को भला काम करने की क्या ज़रूरत है? भाई इसके कमाने के लिए हैं, हम 5 इसे भोजन बना बना कर खिलाने के लिए हैं। वो तो हम हैं ही जो इस निखट्टू को भुगत रही हैं।
यह तो अच्छा हुआ इस निखट्टू का विवाह नहीं हुआ, वरना उस बेचारी के भी भाग फूट जाते। अरे इस निकम्मे के साथ भला कौन अपनी बेटी का ब्याह करेगा। भाभीियों के व्यंग बाण सुनकर बिरजू के तन बदन में आग लग गई। तुम पांचों ने हमेशा मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखा, लेकिन मैं हमेशा हंसकर तुम्हारी बात सुनता रहा। पर आज तुम्हारी बातों से मेरा दिल टूट गया है। मैं आज ही घर से जा रहा हूँ और अब तभी वापस लौटूंगा जब खूब धनवान बन जाऊंगा और एक सुंदर लड़की से ब्याह कर लूंगा। हमसे क्या कह रहा है, तू कल का जाता आज चला जा। बिरजू बूझे मन से उठा और वहां से चल दिया। आदमी की गैरत भी कोई चीज होती है। आज मेरी भाभीियों ने मेरी गैरत को ललकारा है। मैं अपनी भाभीियों को अब जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगा। वो गांव से निकला ही था कि अरे जमीन पर पनीर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, क्यों ना इसे उठा लूं, जब भूख लगेगी तो खा लूंगा। ये सोचकर बिरजू ने पनीर का टुकड़ा उठा लिया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर और आगे चलने पर उसे प्यास से बुरी तरह छटपटाती हुई एक नन्ही चिड़िया मिली। ची ची, लगता है चिड़िया प्यासी है, क्यों ना मैं इस चिड़िया को उठाकर अपनी जेब में रख लूं। आगे रास्ते में जहां भी मुझे पानी नजर आएगा वहीं इस चिड़िया को पानी पिला दूंगा। ये सोच बिरजू ने उस नन्ही चिड़िया को उठा लिया। फिक्र ना कर नन्ही चिड़िया, अब मैं तुझे प्यासी नहीं रहने दूंगा। बिरजू ने चिड़िया को भी अपनी जेब के हवाले किया और आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में पानी का तालाब पड़ा। तालाब देखकर बिरजू ने चिड़िया को जेब से निकाला। ले प्यासी चिड़िया, पेट भरकर पानी पी। मेरे मेहरबान मित्र, मेरी प्यास बुझाकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। ओह, तुम तो मनुष्यों की भांति बोलती हो नन्ही चिड़िया, तुम कौन हो? मेरे मेहरबान, मैं 7 समुंदर पार रहने वाली चिड़िया हूँ। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे द्वीप पर रहने वाले पशु पक्षी आदमियों की भाषा में ही आपस में वार्तालाप करते हैं। अच्छा, ये तो तुमने बड़ी विचित्र बात बताई चिड़िया। मेरे मेहरबान मित्र, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दूर चलने पर तुम्हारी मुठभेड़ सीबल नाम के राक्षस से होने वाली है। क्या? डरो नहीं मेरे मित्र, तुम अगर जरा भी सूझबूझ से काम लोगे तो वह राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उल्टा तुम उस पर रौब जमा सकोगे। वो कैसे? तो सुनो, मैंने तुम्हारी जेब में पनीर का एक बड़ा टुकड़ा पड़ा देखा है। तुम उस पनीर के टुकड़े और मेरे जरिए राक्षस को मजा चखा सकते हो। कहकर चिड़िया ने बिरजू को अपनी योजना समझाई। चिड़िया की योजना सुनकर बिरजू ने उससे कहा, चिड़िया, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने मुझे सुझाया समझाया है। कुछ दूर आगे जाने पर उसे एक चट्टान पर एक दैत्य बैठा हुआ दिखाई दिया। बिरजू, यही वो सीबल दैत्य है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। ओह, तो यही है वो दैत्य। बिरजू सीबल दैत्य की ओर चल दिया और वहां जाकर सीबल से बोला, राम राम सीबल भाई, कौन हो तुम? तुमने मुझे भाई कहने की हिम्मत कैसे की? सीबल भाई, ताकत में मैं तुमसे कम नहीं हूँ। मेरा नाम बिरजू है और मैं एक ही मुक्के के वार से 10-10 को मार सकता हूँ। अरे जा जा, तो पिद्दी जैसा छोकरा है, तू भला एक ही मुक्के के वार से 10 को कैसे मार सकता है? सीबल भाई, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो आजमा कर देख सकते हो। बिरजू की बात सुनकर सीबल राक्षस ने एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे जोर से भींच दिया। अरे, सीबल में तो बड़ी ताकत है, इसने तो पत्थर में से भी पानी निकाल दिया। सीबल ने गर्व भरी दृष्टि बिरजू पर डालते हुए कहा, बिरजू, क्या तुम ऐसा करके दिखा सकते हो? चिड़िया की बताई योजना के अनुसार बिरजू ने सीबल से कहा, सीबल, तुमने मुझे काम भी बताया तो क्या बताया, इस काम को तो मैं चुटकी में कर सकता हूँ। कहकर बिरजू ने जमीन पर पड़े कुछ पत्थर के टुकड़े उठाए और साथ ही चुपके से अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर जेब में पड़े पनीर के टुकड़े को निकाला और पत्थरों के बीच हथेली में छिपा लिया। तत्पश्चात, अरे सचमुच ही इस लड़के ने पत्थरों से पानी निकाल दिया। इस राक्षस को क्या पता कि ये करामात मेरी नहीं बल्कि पनीर की है। पानी पत्थरों से नहीं, पनीर से टपका है।
तब सीबल ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे आकाश की ओर उछाल दिया। कुछ देर बाद ही आकाश में उछाला गया पत्थर पृथ्वी पर आ पड़ा। बिरजू, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये भी कोई बड़ा काम है सीबल। मैं तो पत्थर को आकाश में इतना ऊंचा फेंक सकता हूँ कि मेरा फेंका पत्थर आकाश में से लौटकर पृथ्वी पर वापस नहीं गिरेगा। जरा देखे तो सही तुम्हारी कारीगिरी। तब बिरजू ने चुपचाप अपनी जेब से नन्ही चिड़िया को निकाला और उसे आसमान की ओर उछाल दिया। चिड़िया आकाश में ऊंचाई पर उड़ गई और फिर लौटकर वापस नीचे नहीं आई। ये देखकर सीबल चौंका। ये आदमी तो सचमुच ही मुझसे ज़्यादा बलशाली है। सीबल, किस सोच में पड़े हुए हो? या तो तुम मुझे इसी समय अपना उस्ताद मान लो, नहीं तो मैं इसी समय तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। नहीं बिरजू, ऐसा गजब ना करना। मैं तुम्हें अपना उस्ताद मानता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। कहकर सीबल घबराकर बिरजू के पैरों में गिर गया। ठीक है सीबल, हम तुम्हें अपना शागिर्द बनाते हैं। अब तुम हमें अपने घर ले चलो, हमें बहुत तेज भूख लगी हुई है। अभी लो उस्ताद। सीबल उठकर खड़ा हो गया और बिरजू से बोला, उस्ताद आप मेरे पीछे पीछे चले आओ, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। चलो। अब सीबल आगे आगे था और बिरजू पीछे पीछे। वे कुछ ही दूर चले थे कि आकाश में से नन्ही चिड़िया उड़ती हुई नीचे आई और बिरजू के कंधे पर बैठकर फुसफुसाती हुई बोली, मैं वापस लौटकर आ गई हूँ बिरजू। ओह नन्ही चिड़िया, तुम लौट आई। नन्ही चिड़िया को वापस लौटा देखकर बिरजू खुश हो गया। उसने चुपके से चिड़िया को अपनी जेब में रख लिया। सीबल बिरजू को लेकर अपने घर के बाहर पहुंचा। ये दोनों मेरे छोटे भाई बीछल और मीछल हैं। सीबल ने अपने दोनों भाइयों से कहा, बीछल मीछल, ये मेरे गुरु हैं, इन्हें बहुत तेज भूख लगी है, तुम दोनों जल्दी से इनके खाने का प्रबंध करो। अच्छा भैया, हम अभी हिरन मार कर लाते हैं। वे दोनों उठे और जंगल में जाने लगे। तब बिरजू ने उन दोनों से कहा, हम मांस नहीं बल्कि फल खाते हैं, इसलिए हमारे लिए केवल फलों का ही प्रबंध करना। जो आज्ञा गुरुजी। कहकर दोनों फल लाने जंगल में चले गए। जंगल में जाता हुआ बीछल मीछल से बिरजू के बारे में कह रहा था। पता नहीं भैया को क्या सूझी जो उस मरियल से आदमी को अपना गुरु बना लिया। मुझे भी भैया का गुरु एक आंख नहीं भाया, पर क्या करें, भैया का हुक्म मानकर उनके गुरु के लिए फल तोड़कर तो ले जाने ही पड़ेंगे। उन्होंने जंगल में जाकर फल तोड़े और घर वापस लौट पड़े। बिरजू ने बड़े प्रेम से बीछल और मीछल के लाए फल खाए। रात घेराई थी, इसलिए बिरजू उबासी लेता हुआ बोला, सीबल अब तुम सोओगे, हमारे सोने का इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा गुरुजी। सीबल के आदेश पर बीछल और मीछल बिरजू के सोने के लिए बिस्तर लगाने लगे। कुछ ही देर बाद जब बिरजू अपने बिस्तर पर लेटा सोने की तैयारी कर रहा था तो उसकी जेब में से नन्ही चिड़िया बोली, क्या सो गए बिरजू? नहीं मेरे नन्ही दोस्त, मैं अभी नहीं सोया। बिरजू, क्या तुम जानते हो तीनों राक्षस भाई इस समय आपस में क्या बातें कर रहे हैं? नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो सुनो, इस समय तीनों राक्षस तुम्हें मारने की योजना बना रहे हैं। क्या? अब क्या होगा नन्ही चिड़िया? क्या ये तीनों राक्षस सचमुच ही मुझे मार देंगे? घबराओ नहीं बिरजू, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बस तुम वैसा ही करते जाओ जैसा मैं कहूँ। ठीक है, जल्दी से बताओ मैं क्या करूँ। तब चिड़िया ने अपनी योजना समझाने लगी। कुछ देर बाद जब बातें करके तीनों राक्षस सो गए तो चिड़िया फुदक कर बिरजू की जेब से बाहर आई। बिरजू, तीनों राक्षस सो गए हैं, अब तुम वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें समझाया था। तब बिरजू धीरे से चरपाई से नीचे उतरा। उसने अपने स्थान पर तकियों को लिटाया और उन्हें चादर उड़ा दी। बिरजू, अब तीनों राक्षस यही समझेंगे कि चरपाई पर तुम ही सो रहे हो। फिर बिरजू चिड़िया को लेकर अपनी चरपाई के नीचे घुस गया और जमीन पर लेटकर कुछ देर के बाद ही खर्राटे लेने लगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।